टेस्ट लिया था। हेलो एवरीवन, कैसे प्यारे बच्चे। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसके हर एक टॉपिक को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे और उसका रिवीजन भी अपन ने कर लिया है। रिवीजन के वीडियोस भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कई बार अपन ने इसका टेस्ट लिया था और आज शाम को अपन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक फाइनल टेस्ट अपन ने इस चैप्टर का रखने का प्रयास किया था, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में भी मिल जाएंगे और नीट की परीक्षा के अंदर भी आप लोगों को इनमें से प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग मिल करके इस प्रश्न को, इस पेपर को अपन सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न जो था वो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है या फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न है, वो मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूँ। पहला प्रश्न था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा गया था फिल इन द ब्लैंक्स राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और जिसका जो मात्रक है वो आपका कूलाम मीटर होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। तो आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उसे अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और बिंदु आवेश के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो E बराबर आप लिखना चाहिए आपको KQ अपॉन R का स्क्वायर, और यहाँ पे जब आप वेक्टर लगाएंगे तो आपको यहाँ पे R कैप भी लिखना चाहिए। यदि आप KQ अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं और यहाँ पे E लिखते हैं, वेक्टर नहीं लगाते हैं, तब भी सही है। लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पूरी बात बतानी चाहिए कि तीव्रता एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर भी लगेगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा था कि कूलाम का नियम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु धनावेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, धनावेश ना लिख करके आप ये भी कह सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, अब चाहे वो धनावेश हो, ऋणावेश हो या एक धनावेश एक ऋणावेश हो, अपने को कोई मतलब नहीं है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और नीचे आप लोगों को फॉर्मूला लिखना चाहिए था F बराबर KQ1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और प्रश्न में साथ में कह रहा है इसका सदिश रूप भी लिखिए। तो आप लोगों को इसका जो वेक्टर फॉर्मेट है उसमें F वेक्टर बराबर KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे R कैप लिखना चाहिए और उसके आगे अगेन एक फॉर्मेट और लिखना चाहिए जिसमें आप यहाँ पे R का क्यूब लिखेंगे और यहाँ पे R वेक्टर लिखेंगे। ठीक है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R का जो वेक्टर है उसका मॉड क्यूब, और यहाँ पे R वेक्टर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्मेट सही हैं। तीनों में से आपको ये ऊपर वाले दो लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे कह रहा है कि आवेश के दो गुणधर्म लिखिए। चौथा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि आवेश की कोई दो प्रॉपर्टीज लिखिए। तो आपको लिखना चाहिए कि आवेश क्वांटीकृत होता है। देखिए, अच्छी जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्वांटीकृत होता है। ठीक है। महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज़्यादा लिखनी चाहिए फर्स्ट, और नंबर 2 में आपको लिखना चाहिए आवेश निश्चरता के नियम का पालन करता है। अगर आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन अगर ये लिखेंगे तो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इससे आप लोगों का जो इम्प्रेशन है वो एग्जामिनर के ऊपर ज़्यादा रहेगा। बाकी आप ये भी लिख सकते हैं कि आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है, आवेश संरक्षित राशि है, आवेश एक अदिश राशि है, इस तरीके से। ठीक है। चलिए, 5वां प्रश्न कह रहा है कि आवेश यानी जो एक फैराडे होता है, एक फैराडे की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 96,500 कूलाम। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ था, वो आपको पूरा करना था। छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न कह रहा था कि विद्युत द्विध्रुव के x से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, x के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो EX लिख देता हूँ मैं। ठीक है। और ये आपको दे रखी है 50 न्यूटन अपॉन कूलाम, और इसी दूरी के ऊपर आपको निरक्स की वैल्यू चाहिए। तो निरक्स की वैल्यू क्या होती है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा EX अपॉन 2 यानी 50/2 यानी 25 न्यूटन अपॉन कूलाम।
डायरेक्ट रिजल्ट इस फॉर्मूले को मैंने कई बार डिस्कस आप लोगों के साथ किया है। इस तरह का छोटा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, डेरिवेशन करने की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। 7वां प्रश्न कह रहा है कि यदि विद्युत द्विध्रुव के आवेशों का परिमाण दुगुना कर दिया जाए। आपके पास कोई एक डाइपोल है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, इसका आवेश Q है प्लस Q और यहाँ पे माइनस Q है और इनके बीच की दूरी D है। तो इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा आवेश इंटू इनके बीच की दूरी। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि इसके आवेशों के परिमाण को दुगुना कर दिया जाए, तो इसको 2Q कर दिया जाए और इसको माइनस 2Q कर दिया जाए और दूरी सेम रखी जाए, तो इस सिचुएशन में जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, आवेशों का परिमाण इंटू इनके बीच की दूरी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2P लिख सकते हैं। यानी आवेशों का परिमाण दुगुना करने पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू है वो पहले की अपेक्षा 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दुगुना कर दिया जाए तो आघूर्ण का मान फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था 2 गुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। समरूप आवेशित के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ध्यान दें, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट रह गया था, ये आपको लिखना चाहिए था प्रश्न में, समरूप आवेशित वलय। ठीक है, यदि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में नहीं आया था तो अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। समरूप आवेशित वलय है, उसके केंद्र पर E कितना होगा बताइए। देखें, यह आपके पास कोई एक आवेशित वलय है, इसको आपने आवेशित कर रखा है। जब आप आवेशित करेंगे तो इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक्स पे नहीं पूछा है, इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर पूछा है। तो सेंटर पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू कितनी होगी बताइए। देखें, कौन बताएगा। आप जानते हैं कि इन सब की वजह से विद्युत जो धनावेश है वो बाहर की तरफ होगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 रहेगा। केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 रहेगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि यदि असमान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर, असमान विद्युत क्षेत्र है, ये बात बहुत क्लियर कह रहा है, असमान विद्युत क्षेत्र है और उसमें आपने क्या रखा है, एक विद्युत का द्विध्रुव रखा है। ठीक है, तो इस विद्युत द्विध्रुव पे क्या क्या चीजें लगेगी, कौन कौन सी भौतिक राशियां लागू होंगी। तो मैंने इस प्रश्न को आप लोगों के सामने कई बार डिस्कस किया है, ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे बल भी लगेगा और एक बल आघूर्ण भी लगेगा। ठीक है, और यदि इसी प्रश्न के अंदर ये कह देता कि समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तो यदि समान विद्युत क्षेत्र कह देता तो इसमें बल की वैल्यू तो 0 हो जाती और जो बल आघूर्ण टो है वो एप्लीकेबल रहता, उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। तो दोनों प्रश्नों के अंदर आप लोगों को अंतर बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, इनको मैं साफ कर देता हूँ। अब अपन इस पेपर का प्रश्न संख्या जो 10 है उसको सॉल्व करते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि एक वर्ग है, ये आपके पास कोई एक वर्ग है, इस वर्ग के जो शीर्ष हैं उस पे 5 माइक्रोकूलाम, माइनस 5 माइक्रोकूलाम, प्लस 10 माइक्रोकूलाम और माइनस का 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। ठीक है, वर्ग के केंद्र के ऊपर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा गया है। ये वर्ग है, इसका जो केंद्र है यहाँ पे आपने 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रख रखा है। सवाल कह रहा है कि वर्ग की जो भुजा है वो आपकी 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इनके नाम लिख देते हैं अपन, A, B, C and D और केंद्र को कह देते हैं O। प्रश्न कह रहा है कि इस केंद्र के ऊपर लगने वाला बल, केंद्र पे जो आवेश रखा गया है इस पे लगने वाला टोटल फोर्स निकालिए। तो यदि आपको ये डेरिवेशन फॉर्मेट में करना है तो पहले अपन डेरिवेशन कर लेते हैं, आफ्टर दैट अपन इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व करेंगे। तो O पे रखा गया जो आवेश है उसके ऊपर A वाले आवेश की वजह से जो फोर्स लगेगा FOA, ठीक है, O वाले आवेश पर A की वजह से, तो फॉर्मूला क्या लगता है, K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको AC की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू क्या है, ये है बेटा आपके वर्ग का विकर्ण, ठीक है, और वर्ग का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है वर्ग की जो भुजा होगी उसको आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी बार अपन ने पढ़ा है, तो इसमें अपने क्या कर दें, √2 से AB इसकी भुजा को मल्टीप्लाई कर देंगे।
लेकिन अपने को तो इस केंद्र से दूरियां चाहिएंगी ना, O से A की, O से B, O से C एंड O से D। तो OA का मान, OB का मान, OC का मान एंड OD का मान, ये सब वैल्यूज बराबर रहेगी और ये वैल्यू आपकी AC में बटा 2 हो जाएगी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस जितनी है उसकी हाफ वैल्यू आने वाली है। और AC कितना है, ये है √2/2 और इसका मान 10 सेंटीमीटर और मीटर में बदल लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 10/√2 इंटू 10 की पावर -2 यानी 10 की पावर -1/√2 मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी दूरी की। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 इंटू 10 की पावर 9, ये है मेरे पास 5 माइक्रो का मतलब -6 और ये है मेरे पास 1 का, तो इसका मान -6 लिखूँ डायरेक्ट, बट्टा में दूरी आ गई आपके पास, तो ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर और बट्टा में जो √2 है वो ऊपर जाएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एक तो ये वैल्यू आ जाएगी और अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर लगाऊं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, O से C की ओर। ठीक है, ये पूरी कहानी आपको लिखनी होगी और यहाँ पे लिखना होगा FOA यानी O वाले आवेश पर A की वजह से बल। और अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार बिना ज़्यादा समझे OB, B वाले आवेश के कारण, लेकिन B पे तो नेगेटिव चार्ज है, ये तो अंदर की तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, FOB लिखेंगे इसे। वैल्यू वही रहेगी 9 इंटू 10 की पावर 9, इसका आवेश है 5, 10 की पावर -6। आप कहेंगे कि सर -5 है, माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि कूलाम का नियम कहता है कि केवल आवेशों के परिमाण को रखना है। ये जो माइनस आवेश है वो तो केवल बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम है, 10 की पावर -6 हो जाएगा। डिस्टेंस की बात करेंगे तो अगेन वही फंडामेंटल लगेगा और बल की जो दिशा है वो रहेगी आपकी O से B की तरफ। ठीक है, चलिए इसके बाद में OC की बात कर लेते हैं। C पे आपके पास 10 माइक्रो कूलाम है, पॉजिटिव है, ये बाहर की तरफ प्रतिकर्षण बल लगाएगा, FOC हो जाएगा। तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू -6 अपॉन 10 की पावर -1 का स्क्वायर और बट्टा का 2। डायरेक्शन की बात करेंगे तो O से A की ओर। ठीक है, तो चारों बातों को देखिए, मैं आपको इसके वीडियो के एंड में इस प्रश्न का शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, आप विथिन 1 मिनट इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले अपन डेरिवेशन की बात कर रहे हैं तो बोर्ड परीक्षा में तो अपने को पूरा लिखना पड़ेगा ना। तो D पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसे वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे FOD वेक्टर आ जाएगा। सबके ऊपर आपको वेक्टर भी लगाना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो OD की वैल्यू है, FOD की वैल्यू है, वो भी आपके पास सेम रह जाएगी। 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 इंटू 10 की पावर -6 और यहाँ पे 10 की पावर -6 अपन, क्योंकि इसको भी माइक्रो में बदलना है। और बट्टा में जब अपन दूरी की बात करेंगे तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 लग जाएगा। 2 क्यों लग जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बट्टा में √2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये बात आपको भूलनी नहीं है। और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, O से D की तरफ, O से D की ओर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपके पास सारे के सारे फोर्स आ जाते हैं। अब इसमें से जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं, जैसे OC और OA, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ऑपोजिट में क्या होता है, आप जानते हैं कि सर OC और OA हैं, ये दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इन दोनों में से अपन जो ज़्यादा वैल्यू है उसमें से कम वाली वैल्यू माइनस कर देंगे। तो ज़्यादा और कम को कौन डिफाइन करेगा, केवल यही एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों में डिफरेंट है, बाकी तो सब में सेम है। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। तो FOC की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन इसके आगे लिख लेते हैं। चलिए मैं पहले नीचे लिख लेता हूँ, FOC व FOA का परिणाम। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को मैं कह दूंगा FOAC। ठीक है बेटा, FOAC यानी A और C दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू है। तो रिजल्टेंट वैल्यू में आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, एग्जामिनर को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें बेटा आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा और इन दोनों में से जब आप माइनस करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 रह जाएगा ना। तो 5 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 इंटू 2 और बट्टा में 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर आपका चल रहा है।
वेक्टर आपने लगाया तो 100% आपको इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों में से FOC ज़्यादा पावरफुल है, तो OC की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ रहेगी, तो O से A की ओर, ठीक है बेटा, O से A की तरफ। और सिमिलरली आप लोगों को यहाँ पर FOBD भी ले लेना है। B और D इन दोनों की वैल्यू की बात करो तो B और D की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो BD है उसके अंदर यहाँ पे 10 की पावर -6, यहाँ पे 10 की पावर -10 में इंटू में 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ये ज़्यादा पावरफुल हो गया, तो ये प्रभावी रह जाएगा। तो यहाँ पे 9 × 10 की पावर 9 रह जाएगा। इन दोनों में से जब आप माइनस करेंगे तो 5 बचेगा ना, तो 5 × 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 × 2। आप यहाँ पे कॉमन लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत जनरल सी मैथमेटिक्स है, इसलिए एग्जामिनर को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, केवल आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड OB और OD में से ज़्यादा कौन है? OD ज़्यादा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? O से D की ओर। तो अब आप O से A की तरफ ले लें, ये आपके पास अगेन आप एक छोटा सा पार्ट डायग्राम बना लें। ये पॉइंट है, इसमें आपके पास O से A की तरफ ज़्यादा रिजल्टेंट वैल्यू है, ये FOAC हो गया। और O से D की तरफ ज़्यादा वैल्यू है तो ये आपके पास FOAD हो गया। और दोनों के दोनों परिमाण जब आप देखेंगे तो दोनों का जो रिजल्ट है वो इक्वल है, ठीक है। और दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वर्ग के जो चारों शीट्स को जब आप मिलाओगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, चारों के चारों 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट लगाएंगे तो मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ इसका परिमाण। तो आगे इनका परिमाण लिखने के लिए पहले मैं ऊपर से थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेता हूँ, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और अपने पास स्पेस मिल जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया होगा। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके रिजल्ट लिख भी सकते हैं। चलिए तो अपन लिखते हैं, केंद्र O पर रखे आवेश पर परिणामी फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल बल कितना हो जाएगा, तो उसको अपन कह देंगे FOABCD, ठीक है, और वेक्टर लगा देंगे। चलिए, तो इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट देखेंगे तो बेटा आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें FOAC का स्क्वायर, क्योंकि सदिश संयोजन आप जानते हैं OABD है यहाँ पे, है ना, BD का स्क्वायर प्लस 2FOAC FOBD और इंटू में cos थीटा। और आप जानते हैं चूंकि थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, और देन cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये पूरा पोर्शन तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये लास्ट का फंक्शन तो। और आप यहाँ पे जानते हैं कि चूंकि FOAC की वैल्यू और FOBD की वैल्यू वेक्टर लगाएंगे तो मोड लगा देना, परिमाण में बराबर है, तो डायरेक्ट वैल्यू में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि दोनों सेम जुड़ेगा, तो x स्क्वायर, इसको x स्क्वायर कह देता हूँ, इसको x स्क्वायर कह देता हूँ, जुड़ेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके ऊपर अंडर रूट भी है, तो अंडर रूट जब आप हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट का 2 और x स्क्वायर का रूट हो जाएगा x। और आपने x किसको कहा था, इनमें से किसी एक फोर्स को कहा था, तो FOAC लिख देता हूं मैं। हालांकि मैं यहाँ पे वेक्टर को हटा देता हूँ, क्योंकि वेक्टर यदि आप लगाओगे तो आपको हर एक के साथ में डायरेक्शन भी लगानी पड़ेगी, जो कि अपन लास्ट में लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया अंडर रूट 2, और अब FOAC की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 9 × 10 की पावर 9 आया बेटा, 5 × 10 की पावर -6 आया, 10 की पावर -6 चल रहा है, इंटू में 2 चल रहा है, और बटा में 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर चल रहा है। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो जब आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए। तो आपके पास FOABCD वेक्टर की कहानी मैं आप लोगों को बता दूंगा एंड में। तो 9 5 45 को 2 से गुणा किया 90, अंडर रूट में आया आपके पास 2, और ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर नीचे -2 हो गया, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 9 ऑलरेडी है तो 10 की पावर 11 हो गया, और इंटू में 10 की पावर -1 हो गया, तो ये 9 अंडर रूट 2। और वेक्टर की यदि आप बात करेंगे तो वेक्टर की जब आप बात, यहाँ पे आप या तो वेक्टर लगाओ ही मत,
ठीक है, और यहाँ पे आप इसका डायरेक्ट मात्रक लिख दो न्यूटन। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि वेक्टर आ जाता है तो वेक्टर के लिए आप क्या लिखेंगे। आपने डायग्राम देखा कि सर OAD और OAC इस तरफ है, तो इन दोनों का जो परिमाण में बराबर होने के कारण जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप x दिखाना पड़ेगा, इधर आपको y दिखाना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्शन है वो -x की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो यदि आप इसको सदिश रूप में लिखते हैं, ठीक है, सदिश रूप में, तो FOABCD वेक्टर नो √2 -i कैप न्यूटन। हालांकि क्या है कि ये हर सिचुएशन में -i कैप में या j कैप में या k कैप में आना जरूरी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, इसलिए वेक्टर फॉर्मेट में आप ना लिखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये तो बात थी अपने डेरिवेशन की। बोर्ड परीक्षा में यदि ये प्रश्न आता है तो अपन इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यदि आप इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आप सोल्व करते, ठीक है, तो कैसे सोल्व करते। तो इसके लिए मैं एक बार इस पूरे प्रश्न का जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ और आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि आप डायग्राम के द्वारा इसको कैसे सोल्व करते। ये मान लीजिए आपके पास वो डायग्राम था, है ना बेटा, ये 5 माइक्रोकूलाम, ये माइनस का 5 माइक्रोकूलाम, ये प्लस का 10 माइक्रोकूलाम और ये माइनस का 10 माइक्रोकूलाम। ये 10 सेंटीमीटर की भुजा थी। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये जो वैल्यू है वो जो AC है, नाम भी डाल दीजिए ABCD, तो AC जो है वो तो सर 10√2 सेंटीमीटर आ जाता, 10√2 10 की पावर -2 मीटर आ जाता। और OA, OB, OC एंड OD बोथ आर सारे के सारे सेम है, अपॉन में 2 लगेगा, तो ये आपके पास 10/√2 10 की पावर -2 10 की पावर -1/√2 मीटर। ये वैल्यू आपको याद रखनी थी, याद हो जाएगी। आप सब लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, ये चीज़ें आपने बहुत बार सोल्व करी है। तो बेटा बेसिकली क्या होगा कि ये जो दोनों फोर्स हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रखे गए हैं और दोनों के दोनों धनावेश हैं, तो इसका प्रतिकर्षण इधर लगेगा, इसका प्रतिकर्षण इधर लगेगा, तो इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे आप क्या कर दें, ये वैल्यू इसमें से माइनस कर दें, तो इसकी जगह आप 5 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव में रख सकते हैं। ठीक है ना, ये माइनस का 5 माइक्रोकूलाम है, ये माइनस का 10 माइक्रोकूलाम है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। O बिंदु से दोनों की दूरियां बराबर हैं, आवेशों की स्थितियां हैं, बल एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट लग रहा है, तो ये इसका प्रभाव यहाँ से कटेगा, तो -5 माइक्रोकूलाम यहाँ पे रह जाएगा। तो -5 माइक्रोकूलाम की वजह से जो फोर्स लगता वो इधर लगता, अट्रैक्शन फोर्स लगता, और इस +5 माइक्रोकूलाम की वजह से जो फोर्स लगता वो प्रतिकर्षण बल इधर लगता। और ये बात आप जानते हैं कि दोनों 90 डिग्री पे हैं। ये बात भी आप जानते हैं कि ये दोनों आवेश जो है वो परिमाण में बराबर आएंगे, क्योंकि ये -5 माइक्रोकूलाम है, ये +5 माइक्रोकूलाम है, दोनों आवेशों की वैल्यू तो बराबर ही है। तो दोनों आवेशों की वैल्यू बराबर है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा गया है, वो भी दोनों सिचुएशंस में कॉमन है, दोनों की डिस्टेंस जो है वो भी इक्वल है, तो डायरेक्टली आपके पास ये दोनों फोर्स आ जाएंगे। तो आप रिजल्ट में F के साथ में क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपका दिमाग ये बोलेगा कि 90 डिग्री पे है तो फाइनल वैल्यू √2 आएगी, तो K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे दूरी को क्या लिख दूं मैं, O से लेकर के चाहे तो D का स्क्वायर लिख दो या फिर C का स्क्वायर लिख दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो √2 हो गया, K की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होगी, यहाँ पे 5 माइक्रोकूलाम 10 की पावर -6 हो गया, ये सिंगल 1 माइक्रोकूलाम है 10 की पावर -6 हो गया, और OC की वैल्यू आपने पढ़ रखी है 10 की पावर -1 का स्क्वायर, और बट्टा का 2 चला जाएगा ऊपर। तो ये डायरेक्ट आप रिजल्टेंट वैल्यू है और विथिन 1 मिनट आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। इस तरीके को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद में आज के इस टेस्ट का जो सबसे अंतिम प्रश्न है, जो काफ़ी सारे बच्चों को परेशान कर रहा था, उस प्रश्न को भी अपन पढ़ लेते हैं। हटा दूं इसको बेटा मैं, चलिए। आप सभी स्टूडेंट से एक बात जो मेरे मन में थी, मैं हालांकि कहना तो नहीं चाह रहा था, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। बात यह है कि बेटा पूरे सेशन से हम आपको पूरी फिजिक्स का जो सिलेबस है, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया है, हर एक चीज़ हमने आपके साथ मिल करके करी है।
अब लास्ट का समय आप लोगों के पास आ गया है और रिवीजन क्लासेज अपनी मॉर्निंग में 7:30 से लेकर के 8:30 बजे तक रिवीजन क्लासेज चलती हैं। और उसमें ये मुझे मजबूरी बस करना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि जो हकीकत में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके जो कमेंट्स हैं वो उनके बीच में हाइड हो जाते हैं, दिख नहीं पाते हैं, जिनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो इतने सारे मैसेजेस को मेरे हिसाब से तो रोकना मुश्किल था, इसलिए YouTube का जो एक फीचर है उसके द्वारा हमने जो ज्वाइन का मेंबरशिप का बटन है उसको हमने इनेबल किया है। इसके लिए आपको मिनिमम आप कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए 199 रुपीज़ डेफिनेटली पे कर पाएंगे, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है YouTube है वो हमारे अकाउंट में भी सेंड करेगा। तो आप लोगों की बदौलत कुछ हिस्सा हमारे साथ भी आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इतना सारा खर्चा यहाँ पे होता है। हालांकि हम इस YouTube से कोई अर्निंग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मिनिमम जो खर्चा जो है वो तो कम से कम निकले, और वो भी सिर्फ खर्चा भी चलो हम वहन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों के लिए ये जो अभी कोरोना की सिचुएशन चल रही है इन सब में हम आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं। पिछले अप्रैल 2020 से मैंने लॉकडाउन में आप लोगों के लिए काम शुरू किया था, अब भी कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। लेकिन वो जो लोग जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं या बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं उनको तो कम से कम साइड में हटाना था, ठीक है, और उनको हटाने का केवल मात्र यही एक तरीका था। तो 199 का जो अमाउंट है वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हमने जितना मिनिमम हो सकता है उतना आप लोगों के लिए रखा है। यदि आप मेंबरशिप का बटन लेते हैं तो सुबह 7:30 से 8:30 की जो रिवीजन क्लासेज हैं उसमें आप अपनी जो क्यूरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी प्रश्न या एग्जाम्पल में दिक्कत है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ में हर एक चैप्टर का जो टेस्ट पेपर स्पेशली बोर्ड परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इन सब के ध्यान में रखते हुए ज्वाइन बटन को, मेंबरशिप को हमने इनेबल किया है। सब लोगों से, स्पेशली उन पढ़ने वाले बच्चों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मिनिमम जो फीस है वो पे करके और 100% आप मेंबरशिप लें, जिससे जितनी भी मेहनत आप लोगों ने साल भर करी है वो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाए। 11वां जो प्रश्न है वो मैंने स्पेशल डालने का प्रयास किया है। सवाल कह रहा है कि 4 माइक्रोकूलाम और -4 माइक्रोकूलाम के जो दो आवेश हैं वो दो निर्देशांक आपको दे रखे हैं। ऐसे निर्देशांक मान लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं x की लाइन कह देता हूँ, इसको मैं zx की लाइन कह देता हूँ, और yx की लाइन मैं इस तरफ आपकी तरफ खींच लेता हूँ ऐसे, ठीक है ना। तो ये -zx की डायरेक्शन हो जाएगी और ये मूल बिंदु हो जाएगा। तो निर्देशांक दे रखा है 0 0 10। तो 0 0 10 में x का मान 0 है, y का मान 0 है, z का मान 10 सेंटीमीटर रखा है। तो प्लस z की तरफ आप यहाँ जाएंगे तो ये आपके पास 0 0 10 सेंटीमीटर का कोऑर्डिनेट निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। क्या आप सब लोगों को ये डायग्राम नजर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन के अंदर डायग्राम आप लोगों को नजर नहीं आ रहा हो? हाँ, डेफिनेटली डायग्राम नजर आ रहा है। दूसरा जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो 0 0 -10 का है। तो -10 यहाँ पे z का कोऑर्डिनेट है, तो ये 0 0 -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने 4 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा है, यहाँ पर हमने -4 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा है। सवाल कह रहा है कि ये दो आवेश रखे गए हैं, ठीक है सर। पहला प्रश्न कह रहा है कि मूल बिंदु, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको आप A पॉइंट कह दें, इसको आप B पॉइंट कह दें। मूल बिंदु के ऊपर फर्स्ट पॉइंट, मूल बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को कैलकुलेट करनी है। तो कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। तो अपन लिखेंगे 4 माइक्रोकूलाम के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? धनावेश है, फॉर्मूला क्या होगा? KQ/R का स्क्वायर, और धनावेश है, डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये -K की डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि धनावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की तरफ आता है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या आएगी? -Z की डायरेक्शन आएगी, -K आ जाएगा। तो 9 × 10 की पावर 9, 4 × 10 की पावर -6 बटा में दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि 10 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आप -K लगा दीजिए। इसी प्रकार से -4 माइक्रोकूलाम है, उसके कारण
O पर, बिंदु O पर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, फॉर्मूला वही KQ/R², और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ध्यान देना बेटा, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ होगा तो इसकी डायरेक्शन भी -k की डायरेक्शन में रहेगी, तो ये -k वेक्टर हो जाएगा। तो 9 × 10 की पावर 9, 4 × 10 की पावर -6 अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर, और ये -k। इसलिए O पॉइंट के ऊपर जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों में वैल्यूज सेम है, दोनों में डायरेक्शन सेम है। अगर यहाँ पे -4 की जगह +4 होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती, O पॉइंट पर बाहर की तरफ होती, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देती और परिणामी वैल्यू 0 आ जाती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना, मुझे ये पहचान करनी थी कि क्या आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। इसी तरीके के जो प्रश्न है वो नीट लेवल के अंदर या फिर आर्टिफिशियल अपेरेंटिस है, NDA है, SSR है, उनके अंदर पूछे जाते हैं। तो फाइनली अगर अपन डायरेक्ट वैल्यू लिखें तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 2 से गुणा कर दें। 9 × 10 की पावर 9 हो जाएगा, 4 × 10 की पावर -6 हो जाएगा, और बट्टा में 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आप लिख पाएंगे -k। ठीक है, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है। अब आप इसको फटाफट सोल्व कर लीजिए। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा, बताइए देखें। तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 9 दूनी 18, और 18 को 4 से गुणा किया तो 18 4 72, और 10 की पावर 9 है, ये 0.1 है, 0.1 का मतलब होता है -1, 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो +2, 9 और 2 10 की पावर 11, 10 की पावर -6, तो यहाँ पे बच जाता 10 की पावर 5, और साथ में -k, और मात्रक लगेगा N/कूलम। तो ये आपका पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आप सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज कर लें और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप अच्छे तरीके से लिख लें। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब अपन इसका सेकेंड पार्ट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। बी पार्ट इसका कह रहा है कि निर्देशांक 10 0 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E की वैल्यू। तो 10 0 0 कहाँ होगा, 10 का मान तो सर ये तो x के ऊपर हो जाएगा, 10 0 0, ठीक है। इस धनावेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस ऋणावेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका अंदर की तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लें, प्लस की वजह से, इस माइनस की वजह से वैल्यू निकाल लें। और इम्पोर्टेंट है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये आपके पास 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये हो जाएगा √2 × 10 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे ना तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 100 + 100 200 का अंडर करेंगे तो √2 × 10 सेंटीमीटर। और सिमिलरली ये वैल्यू भी आपके पास √2 × 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं धनावेश +4 माइक्रोकूलम के कारण, इस पॉइंट को नाम डाल देते हैं अपन P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो P पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा बताइए देखें। फॉर्मूला लगेगा K 10 की पावर 9 Q 4 × 10 की पावर -6 अपॉन R का स्क्वायर, तो √2 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर। -2 क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, मीटर में लिख लिया तो E+ लिख दिया मैंने। हालांकि मैं इसके ऊपर वेक्टर मेरे को यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। वेक्टर क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि ये कौन सी डायरेक्शन है या फिर x के साथ कितने डिग्री का एंगल बना करके है। हालांकि इतना टफ लेवल का जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में नहीं आएगा।
ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऋणावेश के कारण। यहाँ पे जो मेरे प्रश्न पूछने का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये पहचान करना था कि क्या आप लोग ये दूरी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, इसको मैं माइनस के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ, 9 × 10 की पावर 9, 4 × 10 की पावर -6 अपॉन में सेम 2 × 10 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। बट इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल कितना है, हालांकि देखिए मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे कि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, लेकिन बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को बेफालतू में टेंशन नहीं देना चाहता, आप लोग इतना अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद में परिणामी जो वैल्यू है, परिणामी तीव्रता, तो इसके लिए आप लोगों को थीटा की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू निकालना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए यदि पहली बात तो ये प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं आएगा और बाई चांस आ भी जाता है दैट टाइम आप इसको इतना समझ लीजिए। इसके आगे का फॉर्मेट है वो मैंने आप लोगों को कभी फंडामेंटल ऐसा नहीं समझाया है कि ऐसी सिचुएशन में इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, वो एंगल कैसे निकालेंगे। तो पहले अपन वो एंगल निकालना सीखेंगे किसी अलग क्लास के अंदर, और जब एंगल निकालना आप लोगों को आ जाएगा तो आई होप आप लोग इसका सदिश योग करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो 11वां प्रश्न था वो आपको अटेम्प्ट करना था। उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा, और यदि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी प्रकार की और आगे की टेस्ट सीरीज के लिए बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे चैप्टर नंबर 2 के लाइव रिवीजन में। थैंक यू।